लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बच्चों अभी हम लोगों ने बात करी और उसके तमाम एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स हैं बच्चों। एक एग्जांपल हमने पढ़ा था रॉकेट प्रोपल्शन यानी कि रॉकेट प्रणोदन। तो अब उस बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा था बच्चों अभी आपसे कि हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो ये लीजिए साहब, ये एक रॉकेट है जिसको भेजा जा रहा है ऊपर की तरफ और बिल्कुल बिगिनिंग में t=0 पे सपोज कीजिए बच्चों इसको जो वेलोसिटी इम्पार्ट की गई वो की गई v0। मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हमको लेना पड़ेंगे। हमने t=0 यानी कि बच्चों t=0 मतलब क्या, इनिशियल, बिल्कुल इनिशियली हमने जो है साहब इसको वेलोसिटी v0 इम्पार्ट करी और इसका जो मास है बच्चों शुरुआत में वो है सपोज कीजिए m0। हमने मान लिया कि बिगिनिंग में इसका मास जो है बच्चों वो क्या है m0 और इनिशियली इसको स्पीड जो दी गई वो दी गई v0। अब क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल जलता जाएगा। भाई नेचुरल सी बात है कि फ्यूल का कंबशन होगा और फ्यूल का कंबशन होगा तो वो फ्यूल जलेगा बच्चों, उसके फलस्वरूप गैसें बाहर निकलेंगी। फ्यूल के जलने से बच्चों गैसें बाहर निकलेंगी और गैसें बाहर निकलेंगी और रॉकेट जो बच्चों वो ऊपर बढ़ेगा। अब फ्यूल जलता जाएगा तो बच्चों लाजमी है कि धीरे धीरे रॉकेट का मास कम होता जाएगा, क्योंकि रॉकेट के मास में बच्चों रॉकेट का मास भी है, उसमें जो आपने फ्यूल भरा हुआ है उसका भी मास है। सब कुछ शुरुआत में उठाया था, ऐसा तो है नहीं कि केवल रॉकेट को ही आपने उठाया, फ्यूल भी उसके अंदर है। हम ये तो कह नहीं सकते कि फ्यूल जो है साहब ज़मीन पर जल रहा है और रॉकेट ऊपर जा रहा है। भाई उसी के अंदर रखेंगे ना कि हम मान लीजिए यहाँ पेट्रोल जला रहे हैं और गाड़ी आगे वहाँ बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं, गाड़ी में ही पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो m0 जो मास है, दिस इज द कलेक्टिव मास ऑफ द रॉकेट एंड फ्यूल ऑल, सबका मिलाकर। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है बच्चों वो जलता जा रहा है, उसका मास धीरे धीरे निकलता जा रहा है। वो फ्यूल जलेगा, गैसें बाहर निकलेंगी तो रॉकेट के मास में बच्चों धीरे धीरे कमी आएगी। अब सपोज कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बच्चों रॉकेट का जो मास है वो मैंने मान लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब मान लीजिए टी टाइम के बाद जो रॉकेट का मास है साहब वो हो गया m, और टाइम t के बाद रॉकेट की जो वेलोसिटी हो गई बच्चों वो मैंने सपोज कर ली v। हमने यहाँ पर ये सपोज कर लिया है कि टाइम t के बाद रॉकेट का मास हो गया m और टाइम t के बाद जो रॉकेट है उसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों v। अब हम एक काम करते हैं, हम एक और छोटा सा टाइम लेते हैं। यहाँ पर ये टाइम हमने जो t लिया था बच्चों, इसके बाद में मैं एक और टाइम लेता हूँ t प्लस डी, टाइम जो ले रहा हूँ बच्चों वो t प्लस dt ले रहा हूँ। भाई ऑलरेडी टी टाइम था, अब मैंने उसके बाद में और छोटा सा टाइम और बढ़ा दिया बच्चों टी प्लस डी टी। और इस दौरान बच्चों सपोज कर लीजिए कि फ्यूल का डीएम मास और जल गया। फ्यूल का अगर डीएम मास और जल गया बच्चों तो जो मास बचेगा वो कितना बचेगा, m माइनस डी एम। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बच्चों हम ये मान लेते हैं कि रॉकेट की जो स्पीड है उसमें डी वी की और ग्रोथ आ गई, डी वी की ग्रोथ और आ गई। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस सपोज, मैं यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें सपोज कर रहा हूँ और वो क्या क्या सपोज कर रहा हूँ ये ज़रा देखें। हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोज किया बच्चों इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल टोटल मास ऑफ रॉकेट। टोटल मास मैं इसलिए कहूँगा बच्चों क्योंकि रॉकेट में फ्यूल भी है रॉकेट भी है, दोनों है। तो टोटल मास ऑफ रॉकेट मैंने सपोज कर लिया कितना बच्चों, m0। ये मैंने मान लिया कि इनिशियल मास है m0 और मैंने मान लिया बच्चों की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या सपोज करी मैंने रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों v0 सपोज कर ली। ठीक है, अब ये इनिशियल से मतलब होता है t=0। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमने आफ्टर टाइम t रॉकेट का मास कितना हो गया, m हो गया, और आफ्टर टाइम t रॉकेट की स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। और टाइम t प्लस dt मतलब ये जो टाइम था बच्चों इसमें थोड़ा सा और इंटरवल बढ़ा दिया dt। इस टाइम में इतना टाइम के बाद रॉकेट का मास और कम हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट का मास तो बच्चों पल पल हर पल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है बच्चों वैसे वैसे उस पर फ्यूल जलता जा रहा है और फ्यूल जलने के बाद गैसों के रूप में बाहर निकल रहा है। तो नेचुरल सी बात है बच्चों रॉकेट के मास में कमी आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल
जो उसके अंदर जलाया जा रहा है बच्चों, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू dm/dt। मैंने माना कि फ्यूल के जो जलने का रेट है बच्चों वो कितना है, फ्यूल के जलने का रेट है dm/dt। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब ये है कि dt टाइम में फ्यूल का कितना मास जल जाता है, dm मास। ऑब्वियसली धीरे धीरे मास जल रहा है और उसके कारण मास में कमी आ रही है। सो मैंने मान लिया बच्चों कि dt टाइम में फ्यूल का dm मास जल गया। लेट अस सपोज दैट dm मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन टाइम इंटरवल dt। सो बच्चों रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल जो होगा वो dm/dt हो जाएगा, हो जाएगा। भाई रेट का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम में कितना मास जला। अभी dt टाइम में कितना मास जला, dm, तो यूनिट टाइम में बच्चों कितना मास जलेगा, dm/dt। आई रिपीट बच्चों, dt टाइम में फ्यूल का dm मास जला तो यूनिट टाइम में कितना मास जल जाएगा, dm/dt। तो दिस इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल के जलने का रेट हो गया। अब बच्चों टाइम t के बाद रॉकेट का कितना मास सपोज करा, m, और उस समय रॉकेट की स्पीड कितनी सपोज करी, v, और टाइम t प्लस dt, छोटे से टाइम dt में dm मास जल गया। आप देख रहे हो dt टाइम में dm मास जल गया, तो ऑलरेडी टाइम t के बाद मास m था, dt टाइम में dm मास जल गया, तो बचा कितना बच्चों, m माइनस dm। और इस दरमियान रॉकेट की स्पीड कितनी हो गई, v थी और अब v प्लस dv हो गई। और इससे जो फ्यूल बच्चों बाहर, इससे जो गैसें बाहर निकल रही हैं, मैं मान लेता हूँ कि वो जो गैसें बाहर निकल रही हैं उनकी स्पीड है vg। लेट अस सपोज कि जो Vg है दैट इज द स्पीड ऑफ फ्यूल गैसेस। यहाँ पर स्पीड ऑफ इजेक्टिंग फ्यूल गैसेस, स्पीड ऑफ इजेक्टिंग फ्यूल गैसेस, जो गैसें बाहर निकल रही हैं बच्चों उनकी स्पीड मैंने क्या मान ली, उनकी स्पीड मैंने मान ली साहब Vg। ये सब चीज़ें ऐसी जो बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हालांकि टाइम t के बाद ये मास m है, ये भी मैंने अज्यूम करा है। टाइम t के बाद मैंने वेलोसिटी रॉकेट की मान ली कितनी बच्चों, v, ये भी अज्यूम किया। ये भी सब चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बट थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें रॉकेट गैसों पर फोर्स लगाता है और गैसेस रॉकेट पर। रॉकेट ने गैसों पे फोर्स लगाना है और गैसेस ने रॉकेट पर। बाहर से कोई फोर्स लगना है, ऑफ कोर्स नहीं लगना। एंड सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, चूंकि बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए बच्चों जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम वुड रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है। एंड व्हेन लॉ ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व बच्चों, तो फिर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू कितना बच्चों, फाइनल मोमेंटम। अब मैं काम करता हूं, मैं दो टाइम लेता हूं बच्चों, एक t और एक t प्लस dt। इन दोनों टाइम पर जो मोमेंटम होंगे वो सेम होंगे बच्चों। इन दोनों टाइम पर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इनिशियल और फाइनल। तो मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, इसमें मैं जो ले रहा हूं, लेट अस टेक टाइम इंटरवल। मैं टाइम इंटरवल कहां से कहां तक ले रहा हूं बच्चों, लेट अस टेक टाइम इंटरवल from, let us take time interval from t to t plus dt। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं टाइम इंटरवल लेके चल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, let us take time interval from t to t plus dt। ये दो टाइम बच्चों में ले लेता हूँ। अब इन दोनों टाइम पर क्या होगा, मोमेंटम जो होंगे वो सेम होंगे। जितना मोमेंटम अभी का होगा उतना ही मोमेंटम अभी का होगा, ऐसी कुछ बात होगी। अब इस समय का मोमेंटम कितना बच्चों, इस समय का मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। इस समय का मोमेंटम कितना बच्चों, अब मास इनटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। और बाद का मोमेंटम कितना, बाद का मोमेंटम बच्चों m माइनस डी एम इंटू कितना बच्चों, वेलोसिटी कितनी, ओ सॉरी, हम इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम को इक्वल कर रहे हैं। मैंने इसके लिए जो टाइम लिया बच्चों वो लिया है कौन सा, एक टाइम लिया मैंने t और दूसरा लिया बच्चों t प्लस dt। अब इस समय का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और इस समय का मोमेंटम बच्चों m माइनस डी एम इंटू वेलोसिटी कितनी बच्चों, इंटू एक सेकंड, इंटू वेलोसिटी कितनी इस समय की जो वेलोसिटी है बच्चों v प्लस डी वी है। भाई मास इतना, वेलोसिटी इतनी, और प्लस कितना बच्चों, प्लस जो है आपके पास में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, हमने इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, और फिर ये वाला मोमेंटम, इस समय का मास बचा m माइनस डी एम, इस समय की वेलोसिटी v प्लस डी वी। लेकिन इस दरमियान बच्चों फ्यूल गैसेस बाहर आ गई, और फ्यूल गैस का कितना मास बाहर आया बच्चों, dm। क्यों dm, अरे जितना फ्यूल अंदर जलेगा उतनी ही गैसें बाहर निकलेंगी ना भैया, जितना फ्यूल जला उतनी ही गैसें बाहर निकली हैं।
खोपड़ी लगाने की बात है बच्चों। फ्यूल जलेगा तो गैसेस बाहर आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, और जितना फ्यूल जलेगा उतनी ही गैसेस बाहर आएंगी। तो अभी इस टाइम में T से T प्लस Vt के बीच में कितना मास जल गया, Dm मास जल गया। तो Dm मास का फ्यूल बाहर आया, और वो जो फ्यूल बाहर आया बच्चों वो कितनी स्पीड से बाहर आया वो आपने एज्यूम कर रखा है बच्चों, कितना, Vg। कितना था बच्चों, Vg। तो ये जो है बच्चों, यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो बच्चों, मतलब नीचे की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है ना नेगेटिव होगी। इफ़ यू टेक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव। तो चलिए साहब अब इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज एम वी, और यहाँ देखिए ये m इंटू वी माइनस एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम इंटू डी वी। भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ मैंने खास काम नहीं करा। m इंटू वी हो गया, m इंटू डी वी हो गया, डी एम इंटू वी हो गया, डी एम इंटू डी वी हो गया, और इधर बच्चों ये साथ में और माइनस डी एम इंटू वी जी। यही कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, जरा देखते हैं। चलिए ये m इंटू वी से m इंटू वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। m इंटू वी से बच्चों m इंटू वी कैंसिल हो गया। और अभी गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो माइनस एम डी वी है, आई एम डूइंग वन थिंग बच्चों, मैं इसे एल एच एस पे ले आता हूँ। आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वांटिटी ऑन एल एच एस। जब मैं इसे एल एच एस पे लेके जाऊँगा बच्चों तो ये m इंटू डी वी, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया बच्चों, m इंटू डी वी हो गया। और राइट हैंड साइड पर देखा जाए बच्चों तो v इंटू डी एम, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, ये v इंटू डी एम हो गया बच्चों। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये डी एम छोटा सा मास है, छोटा सा मास है डी एम। जो टाइम डी टी में जल गया बच्चों ये वो वाला मास है। अब ये छोटा सा मास है और इस दौरान वेलोसिटी में जो चेंज आया वो डी वी है। और आपको पता है बच्चों ये डी लगा देने से मतलब ये हो जाता है कि हम जो चेंजेस लिखते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल, अनंत रूप से सूक्ष्म, जिन्हें हम पुकारा करते हैं बच्चों। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मास, दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर मैं बहुत छोटी छोटी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो आप देखेंगे कि उनका जो आउटकम आएगा वो और भी छोटा आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर बच्चों मैं 0.01 देखूं, आपको पता है 0.01 इज़ अ स्मॉल नंबर। अब इस 0.01 का बच्चों यदि मैं 0.005 से मल्टीप्लाई करूं, इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस टू क्वांटिटीज टुगेदर बच्चों आई वुड फाइंड दिस इज 0.000 और फिर क्या आएगा बच्चों, फिर 0.5, ऐसा कुछ आएगा। आप देखिए यू मल्टीप्लाइड दीज टू क्वांटिटीज़, ये एक छोटी क्वांटिटी थी, ये भी एक छोटी क्वांटिटी थी। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ऐसे कुछ पिक्चर आएगी। अब आप देखिए ये था बच्चों 1 इंटू 10 की पावर -2, ये है बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -3, और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों दिस इज 5 इंटू 10 की पावर -5। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई टू स्मॉल क्वांटिटीज़ व्हाट यू गेट बच्चों वुड बी फर्दर मोर स्मॉल। ये दोनों क्वांटिटीज छोटी छोटी हैं और इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो वो और भी छोटा हो जाएगा। सो बच्चों ये जो होगा एक्चुअली डीएम इज़ अ वेरी स्मॉल मास विच हैज़ बिन बर्न्ट इन टाइम इंटरवल डी टी में एक बहुत छोटा सा मास जो जला वो वाला बच्चों। और डी वी इज़ द ग्रोथ इन स्पीड, जो स्पीड में ग्रोथ आ गया बच्चों वो ये। नाउ सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर स्मॉल एंड इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग दैम टुगेदर यू विल गेट whatever you will get would be further small। सो बच्चों ये हो जाएगा 0, ये और भी छोटा हो जाएगा ये 0, और माइनस कितना बच्चों वी जी इंटू कितना इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू हो जाएगा आपके पास में डी एम, तो जैसे था ही था आपके पास, एक सेकंड भाई, एम इंटू डी वी है, और एक सेकंड ये सॉरी वी डी एम तो हमारे पास में क्या हुआ, मैं एक मिनट माइनस एम डी वी को हम एल एच एस पर ले आए हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों, v इंटू डी एम हो गया, ठीक है, माइनस वी जी इंटू कितना बच्चों डी एम। ये कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी। अच्छा एक मिनट, एक गलती मैंने करी, ये भी तो माइनस का ही होगा, माइनस वी इंटू डी एम भी माइनस का ही होगा, और माइनस वी जी इंटू डी एम ये हो जाएगा। मैं रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों, ये छोटी क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन वुड बी फर्दर मोर छोटी क्वांटिटी। सो आई कैन से दैट वुड बी अ नेग्लिजिबल काइंड ऑफ क्वांटिटी। उसको आपने हटा दिया बच्चों तो ये आपके पास में आ गया। तो यहाँ पर m इंटू डी वी बराबर क्या आएगा बच्चों, इस दोनों में से मैंने अगर माइनस डी एम कॉमन निकाल दिया तो बच्चों ये हो जाएगा v प्लस वी जी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बिकम v प्लस वी जी। होप आपको यहाँ तक पिक्चर समझ में आई होगी।
मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों, मैं वापस से थोड़ा सा शुरुआत से करता हूं, क्योंकि जो लंबे डेरिवेशंस होते हैं उनको जरा हम स्टेप बाय स्टेप समझें और बीच बीच में जरा वापस से रिकॉल करें तो हमको आसानी से याद हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब देखिए, बिल्कुल शुरुआत में आपने रॉकेट को जो मास दिया बच्चों वो m0 दिया, बिल्कुल शुरुआत में रॉकेट को वेलोसिटी v0 इम्पार्ट करी आपने। अब धीरे धीरे रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट में जो फ्यूल है वो जलाया जा रहा है, और रॉकेट में फ्यूल जल रहा है तो रॉकेट के मास में कमी आ रही है, क्योंकि वो फ्यूल जलने के बाद में गैसों के रूप में बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं कि वो जलने के बाद वहीं के वहीं, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जलने के बाद वो गैसों के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल जलने के बाद में उससे जो भी कुछ बनता है वो गाड़ी के अंदर ही, फिर बाद में मालूम पड़े आप उसको साफ करते हैं, नहीं, वो जला, वो बाहर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है बच्चों। क्या होता है कि अभी हम बोलते हैं भाई 10 लीटर डलवाया था, खत्म हो गया यार, तो वो खत्म धुएं के रूप में बाहर हो गया। सो बच्चों वही कुछ बात हो रही है यहाँ पर कि हमने मान लिया कि फ्यूल के जलने का रेट है dm/dt, माना कि टाइम इंटरवल dt में बच्चों फ्यूल का dm मास जल रहा है। अगर टाइम इंटरवल dt में फ्यूल का dm मास जल रहा है बच्चों, तो फिर रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल जो होगा वो होगा dm/dt। तो और जो स्पीड ऑफ इजेक्टिंग फ्यूल गैसेस है बच्चों वो है vg, ये है। अब हम एक काम करें बच्चों, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, रॉकेट ने जो है बच्चों फ्यूल पर फोर्स लगाया, फ्यूल गैसेस पर फोर्स लगाया, फ्यूल गैसेस ने रॉकेट पर फोर्स लगाया, और अगर ऐसा कुछ है बच्चों तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, P=Pf। अभी क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर मैं इन दोनों टाइम के बारे में बात करता हूँ, एक t और एक t+dt, बहुत पास के दो टाइम लिए। आपको पता बच्चों, t से t+dt करेंगे तो टाइम में बहुत ही हल्का सा चेंज करेंगे, एक पल मात्र का, एक क्षण मात्र का, एक इंस्टेंट केवल। क्यों? dt जो होता है बच्चों वो आपको पता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए यूज़ किया जाता है, अनंत रूप से सूक्ष्म। तो ये जो दोनों टाइम लिए बच्चों मैंने बहुत छोटे लिए, तो मैंने इस पर मोमेंटम निकाला मास इनटू वेलोसिटी, और इस पर मोमेंटम निकाला तो मास इनटू वेलोसिटी, प्लस इस दौरान बच्चों फ्यूल गैसेस जो बाहर आ गई उनके मोमेंटम के बारे में भी मुझे बात करना पड़ेगी, तो dm/-vg। अब क्या होगा बच्चों, ये m/v हो गया, ये m/v हो गया, माइनस m/dv हो गया, माइनस dm/v हो गया, और माइनस ये भी माइनस बच्चों तो dm/dv हो गया। और यहाँ पर ये अभी क्या होगा बच्चों, mv से mv तो कैंसिल हो गया, माइनस mdv को मैं LHS में ले आता हूँ बच्चों, बाकी बचेगा ये, और ये दोनों छोटी क्वांटिटीज, और ऊपर लिखा बच्चों अगर आप दो छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन और भी छोटा आता है। तो बच्चों ये आपके पास में जो है वो कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, और इन दोनों में से माइनस dm कॉमन निकाल दिया तो ये कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, ये v जो है रॉकेट की स्पीड है, और vg जो है बच्चों ये फ्यूल गैसेस की स्पीड है। अच्छा, ये जो दोनों हमने जो स्पीड ली है बच्चों, ये दोनों जो स्पीड हम लोगों ने ली है बच्चों, ये दोनों स्पीड कैसी हैं? ये दोनों स्पीड हैं बच्चों ग्राउंड से देख रहा हूँ। जब मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे रॉकेट v स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड से देख रहा हूँ बच्चों तो मुझे रॉकेट v की स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और vg जो है बच्चों दैट इज द स्पीड ऑफ फ्यूल गैसेस जब मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ। अर्थात ये जो मैंने लिया बच्चों vg, इसके लिए मेरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ली है बच्चों वो क्या ली है मैंने, ग्राउंड, या फिर यूँ कहूँ कि अर्थ, वो बच्चों अर्थ लिए। इसी तरीके से मैंने इसके लिए इसकी भी जो स्पीड ली है बच्चों v, ये कहाँ से लिए, अर्थ से लिए। अब बच्चों अगर मैंने मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसके लिए बच्चों वो कहाँ के लिए, अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। मैंने अर्थ से देखा तो मैंने देखा कि रॉकेट v स्पीड से ऊपर जा रहा था, ठीक। मैंने अर्थ से देखा तो फ्यूल गैसेस vg स्पीड से नीचे आ रही थी। तो अब अगर बच्चों मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट relative speed of fuel gases with respect to rocket। फ्यूल गैसेस की बच्चों रॉकेट के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी, अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ फ्यूल गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो जरा गौर करें वो क्या होगी बच्चों। ये एक बड़ा सिंपल सी बात बच्चों, अगर कोई एक बॉडी 30 की स्पीड से इधर जा रही है और दूसरी बॉडी 20 की स्पीड से इधर जा रही है, भाई मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो 30 की स्पीड से राइटवर्ड जा रही है, दूसरी ट्रेन 20 की स्पीड से लेफ्टवर्ड जा रही है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों वो आप समझ सकते हैं रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 30 + 20। इसमें तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कोई फंडा भी नहीं चाहिए, यूँ ही समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसी, मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ, कोई दूसरा किसी दूसरी ट्रेन में बैठा है, और अगर मैं दूसरी ट्रेन को देखूँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो वो ट्रेन मुझे और तेज़ चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चले तो फिर मुझे वो धीमी चलती हुई दिखाई देती है। एक जनरल एक्सपीरियंस है बच्चों। अगर
अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन को देख रहा हूँ तो वो ट्रेन मुझे फास्ट चलती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन के देखूंगा तो वो ट्रेन मुझे जल्दी जल्दी चलती हुई नजर आएगी। वो सेम डायरेक्शन के देखूंगा तो वो धीरे चलती नजर आएगी, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो मुझे वो फास्ट। क्योंकि उसमें रिलेटिव स्पीड जो आएगी बच्चों वो दोनों का एडिशन हो जाएगी। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ फ्यूल गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिसे सपोज कर लेता हूँ बच्चों मैं u, जिससे मैं सपोज कर लेता हूँ u, तो u की वैल्यू जो होगी बच्चों वो लाजमी है वो क्या हो जाएगी v प्लस वी जी। v प्लस वी जी क्यों? क्योंकि जो v है बच्चों वो ऊपर है और v जी जो है बच्चों वो नीचे है। दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट हैं और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है बच्चों, इसलिए रिलेटिव स्पीड जो आएगी इस केस में वो v प्लस वी जी आएगी। भाई एक v स्पीड से ऊपर गया और एक vg स्पीड से नीचे गया, एक v स्पीड से बच्चों ऊपर गया, एक vg स्पीड से बच्चों नीचे गया, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन थी इसलिए और तेज चलते हुए दिखाई देंगे, इसलिए उनकी एक दूसरे के रिलेटिव बच्चों जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी v प्लस वी जी, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ u से बच्चों। तो ये हो जाएगा m इंटू डी वी, m इंटू डी वी बराबर बच्चों माइनस डी एम इंटू ये कितना होगा बच्चों u, और v प्लस वी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों u आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी u। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में जो है साहब इन दोनों में ये एक रिलेशन आ गया, एम डी वी बराबर कितना बच्चों माइनस डी एम इंटू यू। ये मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो एक्चुअली है v प्लस वी जी, दोनों की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड जो होगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, दोनों की एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड जो है उसको हम वो होगी v प्लस वी जी, जिसे मैंने u से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये लीजिए साहब आपके पास में ये कुछ ऐसा आ गया, तो m डी वी बराबर बच्चों माइनस डी एम इंटू यू आ गया। और माइनस साइन का सिंपली मतलब क्या बच्चों, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जहां रॉकेट का जो मोमेंटम है वो ऊपर की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वहीं फ्यूल गैसेस का मोमेंटम बच्चों नीचे की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। माइनस साइन इज सिंपली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग दैट अगर रॉकेट का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में तो फ्यूल गैसेस का मोमेंटम बच्चों नीचे की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए आ रहा है बच्चों माइनस। अब यहाँ से बच्चों जरा गौर कीजिए, यदि मैं यहाँ पर बच्चों डी एम बाई एम या फिर एक सेकेंड इसे बच्चों मैं देखूँ यहाँ पर एक सेकेंड ये डी वी बराबर मैंने क्या लिखा बच्चों, डी वी बराबर हो जाएगा माइनस यू अपॉन एम इंटू डी एम, ये कुछ आएगा बच्चों, ऐसा कुछ आ जाएगा। डी वी बराबर कितना बच्चों माइनस यू बाय एम इंटू डी एम हो जाएगा। भाई ये तो डीवी को तो इसी तरफ रखा मैंने और बाकी सबको मैं एक तरफ ले गया। अब मैं काम करता हूँ बच्चों, दोनों बाजू मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मैं दोनों बाजू इंटीग्रेट करता हूँ, इधर भी इंटीग्रेट करता हूँ और राइट हैंड साइड पर भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये लीजिए मैंने दोनों बाजू इंटीग्रेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब यहाँ कई लोगों का दिमाग ठनकेगा कि आपने इंटीग्रेशन क्यों किया। एक्चुअली हमें करना क्या बच्चों, हम ये जो अभी सारा काम कर रहे हैं इसमें हम बेसिकली रॉकेट के टाइम टी के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम टी के बाद रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, भाई शुरुआत में आपने उसको वेलोसिटी वी नॉट दी थी, एग्री, बट यू पीपल वांट टू फाइंड आउट कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रॉकेट टाइम टी के बाद, मान लो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, मुझे ये निकालना है कि साहब रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी। सो उसके लिए बच्चों मैं काम करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया और एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा नियम है बच्चों, अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन का सिंबल देखें, मतलब आप तयशुदा बात मान लीजिए कि वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। फिजिक्स में ये बात बहुत कॉमन है बच्चों, जनरली स्कूल लेवल पर लोग नहीं जानते हैं, बट फिजिक्स में ये बात बहुत कॉमन है कि जब भी आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन दिख रहा है मतलब आपको दोनों बाजू इंटीग्रेट करने ही पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन बच्चों, उसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। ये बड़ा कॉमन सा टूल है बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉमन सा टूल है। एनीवेज, तो अब बच्चों मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। अब मैं इंटीग्रेट भी अगर जब मैं करूंगा तो ज़रा गौर कीजिए इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ बच्चों। मैं इधर भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये लीजिए मैंने इधर भी इंटीग्रेट किया और इधर भी मैंने इंटीग्रेट किया। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इंटीग्रेट कर रहा हूं बच्चों तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड पर जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं देन आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एम। लेफ्ट हैंड साइड आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, राइट हैंड साइड पर बच्चों एम। अब देखिए बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों मास था m0 और बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों वेलोसिटी थी v0।
शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल प्रारंभ में जो मास था बच्चों वो कितना था, दैट यू कैन सी इज एम नॉट। और बिल्कुल शुरुआत में बच्चों वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, वी नॉट। बिकॉज यहाँ आप v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यहाँ आप v की लिमिट पुट करोगे, यहाँ आप m के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ आप m की लिमिट पुट करोगे। सो बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों मास था m नॉट, वेलोसिटी थी v नॉट, और टाइम t के बाद बच्चों रॉकेट का मास हो गया m और रॉकेट की वेलोसिटी हो गई v। टाइम t के बाद में बच्चों रॉकेट का मास हो गया m और वेलोसिटी हो गई v। इस तरह से ये लिमिट्स कैसी लिखी जाती है बच्चों, इनिशियल के लिए इनिशियल लिखेंगे और फाइनल के लिए बच्चों फाइनल लिखेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या पाऊँगा बच्चों, देखिए ये 1 और कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, पर यहाँ तो आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये जो है बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v नॉट, और ये v। भाई 1 का इंटीग्रेशन होता है x तो इसका इंटीग्रेशन होगा v हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों v, और लिमिट कितनी, v नॉट से v, और इज इक्वल टू माइनस बच्चों u। और ये देखिए u तो यहाँ पर कांस्टेंट था, u तो यहाँ पर कांस्टेंट था बच्चों, और इधर लिमिट पुट करूँगा मैं अभी, m नॉट है फिर m है, और ये कितना बच्चों dm अपॉन n, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। आई रिपीट, 1 का इंटीग्रेशन x पुट कर दिया, फिर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बच्चों log x। अब यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने लिमिट पुट करी तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट। बच्चों लिमिट पुट करूंगा, v की जगह आएगा v, फिर v की जगह v नॉट आएगा, ऐसा ही होगा कुछ, v की जगह v होगा बच्चों, v की जगह v नॉट होगा, और माइनस u बच्चों, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x होता है, ये माइनस u, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बच्चों log x होता है, log मतलब ln, लॉगरिथम टू द बेस e। ये हो गया बच्चों। अभी मैं अब इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये जो एजम्पशंस लिए थे, मुझे अब यहाँ ये जो लिखा था मुझे इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों, तो चलिए इसको मैं साफ़ किए देता हूँ, जगह चाहिए मुझको। अब इधर तो क्या हो गया बच्चों, पहले लिमिट पुट करी तो v की जगह v, फिर माइनस v की जगह v नॉट, माइनस u कांस्टेंट था बच्चों। आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, m के रिस्पेक्ट में, तो m यहाँ पर वेरिएबल है, m यहाँ पर वेरिएबल है बच्चों, v जो है अदरवाइज ये जो u है बच्चों दैट इज कांस्टेंट। सो नाउ व्हाट यू डू, देखिए बच्चों ये जो है v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस u, और यहाँ बच्चों हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln m माइनस ln m नॉट। भाई आप पहले कौन सी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट अपर लिमिट, m की जगह m रख दिया, फिर माइनस m की जगह बच्चों m नॉट। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो पहले m की जगह m रखेंगे फिर m की जगह m नॉट रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप आगे देखिए बच्चों, दिस इज v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस u, और log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, लगे हाथ। तो आप एक काम कीजिए ना, पहले एक काम कीजिए आप, ये जो माइनस साइन है आप इसे अंदर ले जाइए, माइनस साइन को आप अंदर ले जाइए। जब माइनस साइन को आप अंदर ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा ln m नॉट माइनस ln m। भाई माइनस को अंदर ले गए तो प्लस वाला हो गया माइनस, और माइनस वाला हो गया बच्चों प्लस, माइनस वाला हो गया प्लस, और प्लस वाला क्या हो गया बच्चों, माइनस। अब यहाँ से हम जो देखें बच्चों तो ये हो गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू u, और log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n। भाई ये log m है, ये log n है log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n, और इस आधार पर बच्चों v इक्वल टू कितना आएगा, v नॉट प्लस u लॉगरिथम ऑफ m नॉट अपॉन n। सो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, वेलोसिटी आ गई। रॉकेट की वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो टाइम t के बाद रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v नॉट प्लस u लॉगरिथम ऑफ m नॉट अपॉन m। ये रॉकेट की वेलोसिटी आ गई। टाइम t के बाद में बच्चों रॉकेट की वेलोसिटी आ गई, v नॉट रॉकेट की इनिशियल स्पीड है बच्चों, और u जो था अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा बच्चों दैट वाज द रिलेटिव स्पीड, m नॉट जो है बच्चों दैट इज द मास ऑफ रॉकेट, और m जो है बच्चों दैट इज द मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t। ये कौन सा मास था बच्चों, आपने देखा था, अभी डायग्राम मैंने मिटा दिया, अदरवाइज जो m मास रॉकेट का लिखा बच्चों वो टाइम t के बाद का लिखा है, और m नॉट जो मास था रॉकेट का वो बिल्कुल बिगिनिंग वाला था।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े बच्चों और देखें कुछ और बातें इसमें। उसके लिए मुझे ये भी साफ करना पड़ेगा। तो ये आपने रॉकेट की टाइम टी के बाद की बच्चों वेलोसिटी निकाल दी। अब यहाँ से हम एक और बात देख सकते हैं बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है, इसको यदि बच्चों मैं दोनों साइड ये एम डी वी मैं वापस से लिख रहा हूँ, और माइनस इज इक्वल टू बच्चों डी एम इंटू यू, ये लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, माइनस यू इंटू डी एम, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ से डी वी बराबर, या फिर ये चलिए ये लिख ही देता हूँ, चलिए डी वी इज इक्वल टू बच्चों माइनस यू अपॉन एम डी एम आ गया, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ से बच्चों यदि मैं इसको दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दूँ, इफ़ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय डी टी, मैं दोनों साइड बच्चों अगर डी टी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, माइनस यू अपॉन एम इंटू में क्या बच्चों डी एम अपॉन डी टी, ये कुछ आएगा भाई। डी वी अपॉन डी, मैंने डी वी तो था ही था, मैंने दोनों साइड बच्चों डी टी से डिवाइड किया, हेयर डिवाइडेड बाय डी टी, हेयर डिवाइडेड बाय डी टी। मैं दोनों बाजू बच्चों जब डी टी से डिवाइड करता हूं तो ये डी वी बाई डी टी आएगा, ये माइनस यू बाय एम इंटू डी एम बाई डी टी आ जाएगा। और ये जो डी वी बाई डी टी है बच्चों, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है बच्चों, उससे आप कहते होते हैं एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी बच्चों माइनस यू बाय एम इंटू बच्चों डी एम बाई डी टी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट है बच्चों, टाइम टी के बाद रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वो आ गया। What is this? This is the acceleration of rocket and this is the velocity of rocket. Rocket का बच्चों acceleration क्या होगा और rocket की velocity क्या होगी, ये कुछ है। अच्छा, यहाँ एक बात और भी है बच्चों, अभी हमने चलिए acceleration निकाल दिया। अब मैं अगर यहाँ पर अब फोर्स निकालना चाहूँ बच्चों, और फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो आप इसे मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। इसे आप जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए भाई, हमने ये तो लिखा m, ये जो लिखा है बच्चों वो m है, और माइनस यू बाय एम इंटू कितना बच्चों डी एम बाई डी टी, यही कुछ पिक्चर आपके सामने आई है बच्चों। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रहा मास और एक्सेलरेशन ये रहा। अब मैं यहाँ पर बच्चों यदि m से m को कैंसल कर दूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू आएगा माइनस यू इंटू कितना बच्चों डी एम ओवर डी टी, ये आएगा। भाई m से m तो कैंसिल हो गया ना, ये आ गया, तो ये फोर्स आ गया बच्चों। और ये जो रॉकेट पर फोर्स आया है बच्चों, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। भाई गैस से बाहर निकल रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, गैसेस आर रिजेक्टिंग आउट एंड रॉकेट जो बच्चों वो ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए ये जो फोर्स आता है बच्चों, इस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयंट फोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले भी आप लोग बच्चों साइंस में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। अपथ्रस्ट फोर्स फ्लोटेशन के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये अपथ्रस्ट है। क्यों? क्योंकि ये रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट दे रहा है, ऊपर की तरफ रॉकेट जो है बच्चों इस कारण से जा रहा है। रॉकेट इज एबल टू मूव अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इट इज एबल टू मूव अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। बच्चों वो इस कारण से ऊपर जा पा रहा है। तो यहाँ बच्चों अगर देखा जाए तो रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इतना है, रॉकेट की वेलोसिटी इतनी है और एक्सेलरेशन इतना है। अब ये जो हमने सारा काम करा बच्चों, हमने ये जो लिखा अपथ्रस्ट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तमाम फार्मूलों को जब हमने डिराइव किया बच्चों, तो एक बात आप नोटिस करेंगे, हमने ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। हमने ग्रेविटी के फोर्स को बच्चों वी नेग्लेक्टेड, हमने ग्रेविटी के फोर्स को कहीं काउंट किया? बिल्कुल काउंट नहीं करा। लेकिन अगर ग्रेविटी के फोर्स को काउंट किया जाए तो क्या होगा जरा समझिएगा। भाई रॉकेट पर फोर्स लगा ऊपर, और एक बात तो सर्टेन है बच्चों की mg तो कहाँ लगना है? नीचे। कुछ भी कर लीजिए बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे ही लगना है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स अपवर्ड? नेट फोर्स ऊपर की तरफ जो लगेगा बच्चों वो कितना लगेगा? F माइनस mg लगेगा। भाई F फोर्स लग रहा है ऊपर, mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज इक्वल टू F माइनस mg। और F की वैल्यू कितनी बच्चों? F की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस क्या कर देंगे बच्चों? mg।
भाई देखिए यहाँ जो माइनस साइन है और यहाँ जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या है बच्चों, हेयर माइनस साइन आर रिप्रेजेंटिंग कि साहब फ्यूल गैसेस जिस डायरेक्शन में जा रही है रॉकेट उसके ऊपर जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है। आप देखिए हमने एक्चुअली यहाँ जो लिखा बच्चों v प्लस वी जी करके हमने u लिखा था यहाँ पर, तो ये मैं यहीं पे बता चुका था आपको एक्चुअली माइनस साइन का मतलब क्या था। माइनस साइन का मतलब यहाँ पर सिंपली इतना था कि रॉकेट और फ्यूल गैसेस दोनों अपोजिट जा रही हैं, दे बोथ आर मूविंग अपोजिट in opposite directions. So here minus sign is nothing but simply a symbolic representation that in what direction fuel gases are ejecting, upthrust is or the force on the rocket is applied in the opposite of that. So बच्चों ये हो जाएगा u dm by dt minus mg. So this is the net force on the rocket conditionally. Effect of gravity is also taken into the account. Till now we have neglected that effect of gravity. हमने उस gravity के effect को बच्चों पूरी तरह से नगण्य मान लिया था, और जब तक प्रॉब्लम में नहीं बोला हो ना बच्चों, मैं आपको एक ईमानदारी वाली बात बताऊं, आप उसको नगण्य मान के ही चलना। जनरली बच्चों अगर नहीं मेंशन हो तो आप उसको नगण्य ही मान के चलोगे, यू विल से दैट इट इज़ वेरी मच स्मॉल, सो यू विल नेग्लेक्ट इट डाउन। चलिए साहब ये आ गया आपके पास में, तो दिस इज द नेट फोर्स। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सीलरेशन सिंपल सी बात है बच्चों, नेट फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दीजिए, यू डिवाइड दैट नेट फोर्स बाय द मास। आप बच्चों नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलिए साहब नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स आपके पास में ये था, इसे m से डिवाइड कीजिए, इसे m से डिवाइड करेंगे बच्चों u बाय m इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। क्यों बच्चों, जब आप इसे m से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी आपने ये तो देखा ही था u बाय m इंटू डी एम बाई डी टी, देखा था u बाय m इंटू डी एम बाई डी टी, यही कुछ था बच्चों। कितना था ये u बाय m डी एम बाई डी टी, उतना तो था ही था। अब ये माइनस एम जी जो है बच्चों उसमें आपने m से डिवाइड कर दिया तो बचाइए। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑन दी ऑफ द रॉकेट, ये रॉकेट का एक्सीलरेशन आ गया बच्चों। और इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो तो आई थी v0 प्लस u लॉगरिथम ऑफ m0 अपॉन m और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों gt। भाई जैसे आपने देखा था ना v इक्वल्स टू कितना होता था v0 माइनस gt, कुछ ऐसा ही इक्वेशन बना करता था, बशर्ते आप ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंट कर लें। इफ़ यू टेक दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इनटू द अकाउंट तो किया जाएगा। भाई आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन से हमारे पास में जो आएगी इक्वेशन बच्चों वो ये आ जाएगी। सो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, बशर्ते इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को काउंट किया जाए। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप काउंट नहीं करते हैं तब तो ये जो फार्मूले आपने लिखे बच्चों वही काम करेंगे, और अगर काउंट करते हैं तो फिर ये वाले हो जाएंगे। तो ये बच्चों एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप देखिए मास लगातार चेंज हो रहा है, जिसमें हम बोलते होते हैं वेरिएबल मास। ये वेरिएबल मास स्कूल लेवल पे भी बच्चों ये वेरिएबल मास का ये वाला फंडा कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो वेरिएबल मास होना इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत कॉमन सी बात है। वो बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सिंपल से लेकर अच्छे डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम भी बनाई जा सकती हैं, बट स्कूल लेवल पे बच्चों ये एक बड़ा फेवरेट टॉपिक माना जाता है, रॉकेट प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट और एग्जांपल ऑफ सिस्टम हैविंग वेरिएबल मास। तो मास वेरी कर रहा है ना इसमें, ये आ गया बच्चों। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ आपको, लगे हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप जो ये जो मास आपने लिखा, शुरुआत में कितना मास लिखा था m0, और टाइम t के बाद मास कितना था m था। शुरुआत में मास m0 था, टाइम t के बाद मास m था। तो ये जो टाइम t के बाद का जो मास है बच्चों उसे आप इनिशियल मास के टर्म्स में फाइंड आउट भी कर सकते हो। कैसे, जरा गौर कीजिए बच्चों। dt टाइम में कितना मास जल गया, dm मास, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल जो है बच्चों दैट इज dt टाइम में dm मास जल गया है। एग्री करोगे इस बात से तो कि हाँ टाइम इंटरवल dt में dm मास जल गया है, जल गया। तो यूनिट टाइम में कितना मास जला, यूनिट टाइम में जल गया बच्चों dm बाय dt, ये लीजिए, विच यू आल्सो कॉल एज रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन के दहन की दर। तो बच्चों टाइम t में कितना मास जल जाएगा, टाइम t में जल जाएगा बच्चों dm बाय dt इंटू टी। भाई dt टाइम में dm मास जला तो यूनिट टाइम में dm बाय dt मास जला, तो टाइम t में dm बाय dt इंटू टी जला होगा बच्चों।
डी टी टाइम में डी एम मास, तो यूनिट टाइम में डी एम बाई डी टी, तो टाइम टी में बच्चों डी एम बाई डी टी इंटू टी हो जाएगा। तो बच्चों टाइम टी के बाद जो मास बचेगा वो कितना बचेगा, देखिए m0 मास आपने शुरू में लिया था, यू टुक इनिशियली m0 मास ऑफ द रॉकेट, आपने शुरुआत में जो रॉकेट का मास दिया था बच्चों वो m0 लिया था, उसमें से इतना मास जल गया, तो बचा कितना, बचा बच्चों डी एम बाई डी टी इंटू टी, ये इतना मास ये बचेगा। अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी हो, अगर मुझे न्यूमेरिकल में m दे रखा है तो वेल एंड गुड, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो भैया कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा बच्चों, टाइम t में इतना मास जल गया, दिस इज द मास विच हैज़ बीन बर्नट आउट, जो बर्नट हो चुका, जो जल चुका है बच्चों, जो जल चुका है, ये वो वाला मास है ना। डी टी टाइम में कितना मास जला, डी एम, तो यूनिट टाइम में कितना मास जला, डी एम बाई डी टी, तो ये वो मास है बच्चों जो यूनिट टाइम में जल गया है। तो बचा तो इतना, तो टाइम टी में इतना जल गया है, इतना बर्न हो चुका है, इतना अगर बर्न हो चुका है तो बच्चों बचा कितना, शुरू में कितना मास था m0, उसमें से इतना क्या हो गया बच्चों, जल गया है, तो बचा कितना m0 माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी। आप किसी भी जगह पर बच्चों इनमें से आप यहाँ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को काउंट करना हो नहीं करना हो, आप m की जगह ये प्लेस कर सकते हो। तो दिस इज अ फार्मूला बच्चों विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ m। अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं भैया, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। और एक बात और लगे हाथ तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे फ्यूल जलते जा रहा है, तो भैया धीरे धीरे रॉकेट के मास में कमी आती जा रही है। तो बच्चों यहाँ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, m0 तो चलिए इनिशियल मास है, वो तो फिक्स है, m0 फिक्स कि साहब शुरुआत में रॉकेट का 1000 किलोग्राम मास था, 5000 किलोग्राम था, 10,000 किलोग्राम था, जो मास था वो फिक्स हो गया। dm बाई डी टी, जिस रेट से आप फ्यूल को जला रहे हो भैया वो भी फिक्स कि हाँ साहब हर मिनट में मैं 1 किलोग्राम जला रहा हूँ, 500 ग्राम जला रहा हूँ, 200 ग्राम जला रहा हूँ, वो भी फिक्स कि हाँ साहब फ्यूल इज बीइंग कंबस्टेड एट द कांस्टेंट रेट, एग्री, वो भी फिनिश, कांस्टेंट रेट से फ्यूल जल रहा है। अब यहाँ पर बच्चों जो अगली बारी आती है टाइम टी तो लगातार बढ़ते जा रहा है भाई। आपने टाइम जब भेजा तब टी बराबर 0 था, फिर 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, 10 घंटे हुआ, 50 घंटे हुआ, 100 घंटे हुआ, दिन हुए, 50 दिन हुए, 100 दिन हुए, इस तरह से तो टी लगातार बढ़ रहा है। और जब टी लगातार बढ़ेगा बच्चों तो ये माइनस करने वाली क्वांटिटी लगातार बढ़ेगी, और जब माइनस करने वाली क्वांटिटी लगातार बढ़ेगी बच्चों तो इसका जो टोटल आउटकम है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। भाई डी एम बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, m0 कांस्टेंट है, लेकिन t चेंज हो रहा है, और t चेंज होने से बच्चों ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो जिसको तुम माइनस कर रहे हो वो बढ़ रहा है, और माइनस कर रहे हो वो बढ़ रहा है बच्चों, तो पूरा जो आउटकम हो रहा है वो कम होते जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों जो m है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, m कम होता जा रहा है। और m के कम होने के कारण क्या होगा बच्चों, m के कम होने के कारण धीरे धीरे ये जो स्पीड है बच्चों वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए ये v0 u और m0 कांस्टेंट है, लेकिन m धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई आप यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा बच्चों, आप क्या क्या चीज़ें पा रहे हो। जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों m तो कम हो रहा है, रॉकेट का मास कम होते जा रहा है, उसमें से मास बाहर निकलते जा रहा है, वो हल्का होता जा रहा है, तो मास कम होता गया भैया। और अगर मास कम होगा तो आप गौर कीजिए बच्चों, ये कांस्टेंट m कम हो रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है। और आप अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है बच्चों तो जो टोटल आउटकम आएगा वो बड़ा आएगा। अरे जितनी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे यार रिजल्ट उतना बड़ा मिलेगा आपको। अगर आपने छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो रिजल्ट बड़ा, और बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो रिजल्ट छोटा। तो आप यहाँ छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो बच्चों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे m कम होते जा रहा है, और m के कम होने से ये रेशो बढ़ते जाएगा, और ये रेशो बढ़ेगा बच्चों तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तो स्पीड जो होगी बच्चों वो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे जो स्पीड है बच्चों वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। एज रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। भाई देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट है लेकिन m कम हो रहा है, और छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो फाइनल बड़ा आया, बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया फाइनल छोटा। अब जिससे आप डिवाइड करो वो छोटा होता जा रहा है, और जिससे आप डिवाइड करो वो छोटा होता जा रहा है, तो बच्चों फिर रिजल्ट बढ़ता जाएगा, तो कुल मिलाकर स्पीड बढ़ेगी। अभी स्पीड बढ़ेगी, एक बात ये बच्चों। और यहाँ पर भी आप अगर देखें एक्सीलरेशन के फार्मूले में भी अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पर देखिए u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है बच्चों, dm बाई dt भी कांस्टेंट है,
the rate at which fuel is being combusted is also constant. This is constant, this is constant, बट m धीरे धीरे कम हो रहा है और डिनोमिनेटर में वही घिसी पिटी सी बात, वो डिनोमिनेटर में, और जितनी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो ना उतना बड़ा आता है। तो उस बेसिस पर बच्चों मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में एक्सीलरेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। भाई वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये आपको समझ में आया। इस आधार पर आप एक बात तो बोल ही सकते हो कि हाँ यार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। भाई वेलोसिटी बढ़ी मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम हुई मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ वेलोसिटी धीरे बढ़ रही है बच्चों, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वो आप समझ सकते थे। लेकिन यहाँ तो एक और बात है बच्चों, जो एक्सीलरेशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बट here velocity is increasing and that too is increasing at the non uniform rate. पहले 1 मिनट में 10 बढ़ी, दूसरे 1 मिनट में 11 बढ़ी, अगले 1 मिनट में बच्चों 12 बढ़ी। सो वेलोसिटी का रेट जो है चेंज होने का दैट इज इनहांसिंग अप। सो आई मे से बच्चों की इस केस में एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन भी बढ़ते जा रहा है। और साथ में देखिए बच्चों, अगर मैं फोर्स की बात करूं, अपथ्रस्ट फोर्स की बात करूं, उत्प्लावन बल की बात करूं बच्चों, हियर यू सी दैट यू इज अ कांस्टेंट। u जो है बच्चों वो यहां पर कांस्टेंट है और dm/dt भी यहां पर कांस्टेंट है u भी कांस्टेंट और dm/dt भी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है या नहीं है और dm/dt कांस्टेंट है या नहीं है। तो बच्चों कुल मिलाकर ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उस पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है बच्चों, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, that you will see is a constant quantity here। f up का मतलब क्या बच्चों, upthrust force वो constant है, उसमें कोई भी बच्चों चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो है कुछ काम की बातें बच्चों जो मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मास कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स में बच्चों कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी किसी के जहन में आ सकता है कि यार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स कांस्टेंट कैसे है। वो ऐसे है ना बच्चों कि एक्सेलरेशन बढ़ा लेकिन मास कम हो गया। भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक एक्सेलरेशन बढ़ा लेकिन जितना एक्सेलरेशन बढ़ा बच्चों मास उतना ही कम हो गया, इसलिए कुल मिलाकर फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। अपथ्रस्ट फोर्स इज यू कैन सी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये कुछ काम की बात है बच्चों। इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे रॉकेट का मास कम होते जा रहा है। अब रॉकेट का मास कम हो रहा है क्यों, क्योंकि फ्यूल जल रहा है। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब फ्यूल पूरा जल चुका होगा, जितना फ्यूल था वो सारा जल चुका होगा। अब केवल रॉकेट बचेगा, फ्यूल खत्म। भाई आपने रॉकेट को, दिवाली का रॉकेट ही समझ लीजिए, आपने उसमें चिंगारी लगाई, रॉकेट ऊपर गया, जब तक उसमें बारूद था, जब तक उसमें बच्चों बारूद था तब तक वो ऊपर जाएगा। और जब बारूद ने जलना बंद कर दिया उसके बाद में बच्चों क्या होगा, उसके बाद में ये मत सोचिएगा कि रॉकेट ऊपर जाना बंद कर देगा। कुछ लोग बोलेंगे रॉकेट ऊपर जाना बंद कर देगा, नहीं, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जा रहा था भैया, बीच में एक समय ऐसा आया जब फ्यूल पूरा जल चुका था, पूरा बारूद जल चुका था, लेकिन उसको इनर्शिया ऑफ मोशन मिल चुका था। भाई इनर्शिया ऑफ मोशन, आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ से छूटते ही वो नीचे आ जाती है कि आपने छोड़ दिया। भाई जाती है, कुछ समय तक ऊपर जाती है, फिर लौट कर वापस से आपके हाथों में आ जाती है। तो वैसे ही तो कुछ हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मास रॉकेट का कम होता जा रहा है, रॉकेट का फ्यूल जलते जा रहा है रे। और रॉकेट का फ्यूल अगर जलते जाएगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी ना भैया कि एक समय ऐसा आएगा जब रॉकेट का सारा फ्यूल जल जाएगा, खाली रॉकेट बचेगा, रॉकेट बचेगा, तो उसके पास में कोई स्पीड आ जाएगी भैया। तो जब पूरा फ्यूल जल चुका होता है एट दैट टाइम व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय रॉकेट, उस समय रॉकेट जो स्पीड गेन कर चुका होता है बच्चों, उस स्पीड को हम बोला करते हैं बर्न्ट आउट स्पीड। उस स्पीड को आप क्या नाम देते होते बच्चों, यू यूज टू कॉल इट बर्न्ट आउट स्पीड। व्हाट इज मीन्ड बाय बर्न्ट आउट स्पीड बच्चों, व्हेन टोटल फ्यूल हैज बीन कंबस्टेड, पूरे ईंधन को आपने जला दिया। अब पूरे ईंधन को बच्चों आपने जला दिया तो उस समय बच्चों व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट इज नोन एज बर्न्ट आउट स्पीड। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, बर्न्ट आउट स्पीड अगर मुझे निकालनी है, सपोज बर्न्ट आउट स्पीड को मैं VB से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ।
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। कई बार कुछ लोग इस पर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब इररिलेवेंट बातें हैं यार, अपनी मर्जी होना चाहिए, जैसा मर्जी। अब हम भारत में रह रहे हैं तो हमारा रिप्रेजेंट करना है कुछ तरीके से, आप रशिया जाइए वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के तरीके चेंज हो जाएंगे। रशिया में फिजिक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे करा जाता है बच्चों। इवन हम लोग तो रशियन ऑथर्स की बहुत बुक्स पढ़ा करते हैं, हम लोग मतलब जनरली जो भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं बच्चों, तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन के तरीके और हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन के तरीकों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शायद यूएस में जाएंगे तो वहाँ कुछ और हो जाएंगे, तो वो उन पर जोर मत दीजिए कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो मुद्दे की बात समझिए बच्चों। एनीवेज, बर्नट आउट स्पीड के समय अब मुझे अगर स्पीड निकालनी है बच्चों, इनिशियल स्पीड कितनी v0 थी बच्चों, प्लस u, फिर लॉगरिथम, और इनिशियल मास कितना बच्चों m0। अब जब आप एक बात को खोपड़ी लगाइए कि जब सारा फ्यूल जल चुका तो रॉकेट का मास कितना बचेगा। भाई यहाँ पर m0 तो इनिशियल मास होता है ना, हाँ। और m कौन सा मास होता है बच्चों, टाइम t के बाद जो बचा हुआ मास है वो, टाइम t के बाद रॉकेट का जो मास बचा वही ना। अब जब सारा फ्यूल जल चुका तो कितना मास बचेगा, व्हेन टोटल फ्यूल इज कंबस्टेड बच्चों, तो कौन सा मास बचेगा, तो सिर्फ रॉकेट का मास बचेगा, बाकी सारा मास तो खत्म, भाई मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि यहाँ जो m0 है दैट इज द कंबाइंड मास ऑफ द रॉकेट ऑफ द फ्यूल, दोनों को मिलाकर जो टोटल मास है बच्चों ये वो वाला मास है। यहाँ जो m0 मास जो होता है बच्चों वो रॉकेट और फ्यूल दोनों का मिलाकर होता है। अब जब सारा फ्यूल कंबस्टेड हो चुका, सारे ईंधन का दहन हो चुका भैया, तो सिर्फ और सिर्फ अब वही मास बचेगा जो रॉकेट का खुद का मास था। तो दिस इज mr विच इज द मास ऑफ रॉकेट सोलली। ये mr क्या है बच्चों, दिस इज द मास ऑफ रॉकेट, केवल रॉकेट का जो मास होता है बच्चों वो वाला मास है। और m0 तो बच्चों इनिशियल टोटल मास था, ऑब्वियसली m0 के मास में बच्चों रॉकेट का मास भी आएगा, प्लस आपने उसमें जो फ्यूल जलाया होगा उसका मास भी आएगा। तो ये है बच्चों बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर लग सकता है किसी को। अब एक सम कर लेते हैं बच्चों, एक आसान सा सम लिखेगा बच्चों कि इन अ rocket fuel is combusted at the rate of 5 kg per second। लिखिएगा, in a rocket fuel is combusted at the rate of 5 kg per second and fuel gases are ejecting out of it with speed 1 किलोमीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट में बच्चों फ्यूल जो है वो 5 kg पर सेकेंड की स्पीड से जल रहा है, उससे फ्यूल गैसेस बच्चों 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही हैं। कैलकुलेट अपथ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट पे लगने वाला बच्चों उत्प्लावन बल बताइए। बड़ा लुच्चा किस्म का क्वेश्चन दिया बच्चों, आपको करना है, हो सकता है इस दरम्यान आपने कर भी लिया हो। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो आपको दे रखा है 5 kg पर सेकेंड, ये क्या है बच्चों, दिस इज dm/dt, बट dm/dt इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन के दहन की दर है भैया। और ये क्या है बच्चों, दिस इज द स्पीड ऑफ इजेक्टिंग फ्यूल गैसेस। और ये मान के चलिएगा, हालांकि यहाँ पर जो u होता है बच्चों वो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, और ये मान के चलिएगा जब प्रॉब्लम आपको दे रखी बच्चों तो वो आपको रिलेटिव स्पीड ही दे रखी होगी। तो ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड आ चुका साहब। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, फोर्स निकालना। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, u इंटू dm/dt। भाई माइनस साइन इज ओनली सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटिंग दैट रॉकेट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्यूल गैसेस। इन व्हाट डायरेक्शन रॉकेट इज मूविंग, फ्यूल गैसेस आर मूविंग इन द अपोजिट ऑफ दैट। सो हियर u इज इक्वल टू बच्चों 1 किलोमीटर पर सेकेंड विच यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। भाई 1 किलोमीटर पर सेकेंड को आपने 1000 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और dm/dt को बच्चों 5 किलोग्राम पर मीटर सेकंड में 5 किलोग्राम पर सेकंड में चेंज कर लिया। और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी 5000 न्यूटन। भाई dm/dt हो गया 5 और u हो गया बच्चों 1000। आपका काम हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, को ज़्यादा वो नहीं है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि व्हेन इट हैज़ नॉट बीन मेंशन, जब प्रॉब्लम में नहीं गिवन होना बच्चों, तो आप ये मान के चलिएगा कि वहाँ पर हम जो है साहब ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंट करा नहीं करा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो जनरली प्रॉब्लम में बच्चों आपको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं लिखा होता, और जब भी नहीं लिखा होता तब भी इवन आप उसको काउंट करे बगैर ही काम करेंगे।
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों, रॉकेट प्रोपल्शन पे तो नहीं है पर इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक बैलून है, एक बैलून है बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहां पर एक बैलून है और जिसका मास है m, बैलून का मास m है, इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। दिस बैलून इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। अब मैंने इसमें से कितना मास मैं डिटैच कर दूं, इसमें से मैं कितना मास बच्चों डिटैच कर दूं कि इसका एक्सेलरेशन a ही रहे पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। एक बैलून है which is moving downward with acceleration a, how much mass has to be detached from it so that its acceleration remains same but in opposite direction, obviously in upward direction। जबकि ये बोला है कि जो एयर के कारण जो लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स है इस पर, बैलून पर, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मास के डिटैच करने के बाद में भी इसके इस पर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्षणिक देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, देखिए सबसे पहली बात, अभी आप इस केस में एफबीडी बनाइए, इस पर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है F और मान लीजिए ये है mg। भाई ये तो क्या मानना है, ये तो mg ही है। अब मैंने अपथ्रस्ट फोर्स को मान लिया साहब F। मैंने क्या सपोज किया, मैंने सपोज करा साहब कि जो वेट है वो है mg, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो है F, ये कर लिया। अब बच्चों ये कहाँ आ रहा है, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड ना, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, यस। सो हियर चूंकि डाउनवर्ड जा रहा है बच्चों, सो आई कैन से दिस डाउनवर्ड फोर्स वुड एक्सीड दिस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, अपवर्ड फोर्स छोटा होगा, तो mg माइनस एफ इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही कुछ होगा। ये लीजिए भाई आप mg माइनस कैपिटल F इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, m इंटू ए, ये कुछ आ जाएगा। पिक्चर क्लियर होगा मेरे ख्याल से। सीधी सीधी बात है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड फोर्स इज डोमिनेटेड ओवर द अपवर्ड फोर्स, mg माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए, चैप्टर क्लोज। ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों। अच्छा यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, mg माइनस ma, ये पहली केस हो गई। अब अगले केस में क्या होगा बच्चों, मैंने बैलून वही का वही लिया और अब जो नया मास लिया बच्चों वो सपोज कीजिए वो मैंने लिया m1। नया मास कितना लिया बच्चों बैलून का, m1। और ये बोला है कि दोनों केस में जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज इन अपथ्रस्ट फोर्स, जितना था उतना का उतना ही है। और ये तो f हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया बच्चों, m1g। और इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट हैज बीन मेंशन्ड दैट आफ्टर डिटैचिंग सम मास फ्रॉम दिस बैलून द बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अप विथ एक्सेलरेशन a। आफ्टर डिटैचिंग सम मास बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अप विथ एक्सेलरेशन a। सो पिक्चर वुड बी समथिंग लाइक दिस। अभी बच्चों f माइनस m1g, f माइनस m1g बराबर कितना होगा बच्चों, m1a। भाई ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, अब क्या हो रहा है बच्चों, दिस बैलून इज मूविंग अपवर्ड, इज इट, सो अपवर्ड फोर्स इज लार्जर देन डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा बच्चों, नीचे का फोर्स कम होगा। ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है भाई, पहले नीचे आ रहा था तो नीचे का फोर्स वड्डा सी, तो उत्ते का फोर्स भाई कम सी। अभी ऊपर जा रहा था ऊपर का फोर्स ज्यादा लेकिन नीचे का फोर्स कम। लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स जितना पहले था, पहले भी कैपिटल एफ था, अब भी कैपिटल एफ। और एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, दैट यू पुट ओवर हियर, दिस इज mg माइनस ma माइनस m1g। एक काम कीजिए बच्चों, ये अब ये जो माइनस m1g है इसको आप RHS पे ले जाइए, RHS पे ले जाइए। सो दिस वुड बिकम m1g प्लस m1a, ये आएगा। और इस बेसिस पर बच्चों m1 की वैल्यू निकालिए, m1 की वैल्यू यू विल फाइंड इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए अपॉन बच्चों g प्लस a। सो दिस इज द लेटर मास ऑफ द बैलून। जो बैलून बचा बच्चों आपके पास में बाद में, जो बैलून आपके पास में बाद में बचा, ये उसका मास आया है। ये किसका मास आया है, जो बैलून का मास बचा है वो। भाई ये कौन सा मास था, शुरुआत का, और ये कौन सा बाद का बचा, तो ये वो वाला मास आ गया। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि कितना मास बचा, आपसे पूछा कि कितना मास डिटैच किया। अब इतनी अकल आप लगा सकते हो कि शुरू में 5 kg था, अभी 2 kg बचा, मतलब 3 kg हैज बीन डिटैच्ड। अर्लियर लेट अस सपोज दैट मास वाज 5 kg। पहले मैंने मान लिया 5 kg था, उसमें से मैंने 2 kg को निकाल दिया, तो बचा कितना, 3 kg।
इसका उल्टा भी कर सकते हो। तो मतलब ये तो बच्चों ये m1 जो है दिस इज द फाइनल मास, ये तो उसका फाइनल मास आया है। सो व्हाट इज द मास डिटैच्ड, कितना मास इससे डिटैच किया बच्चों मैंने, कितना मास इससे निकाल दिया है, मुझे वो देखना है। तो वो कितना होगा बच्चों, और वो होगा कितना, दैट मास वुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल मास माइनस रिमेनिंग मास। भाई पहले इतना था, उसमें से रिमेनिंग इतना बचा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे भैया, तो कितना मास डिटैच हुआ ये वो आ जाएगा। तो ये बच्चों स्मॉल m, और m1 की वैल्यू कितनी बच्चों, m इंटू जी माइनस ए, और अपॉन में कितना बच्चों g प्लस ए, ये कुछ आएगा। अभी आप चाहो तो इसका और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ये m और g प्लस एम ए, भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, m इंटू जी एम इंटू ए माइनस एम इंटू जी माइनस एम इंटू जी प्लस एम इंटू ए अपॉन में g प्लस ए। भाई स्मॉल m इंटू जी स्मॉल m इंटू ए माइनस स्मॉल m इंटू जी माइनस माइनस प्लस m इंटू ए, ऐसा ही कुछ रहेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से बच्चों जो मास डिटैच्ड आया दैट यू कैन सी एम ए प्लस एम ए वुड बी इक्वल टू बच्चों 2ma अपॉन g प्लस ए। सो दिस इज द मास डिटैच्ड, ये वो मास आ गया बच्चों जो आपको डिटैच करना पड़ेगा। चूंकि वो अपथरस के फंडे पर था बच्चों, और ये भी एक तरह से वेरिएबल मास वाला कुछ फंडा था, इसलिए मैंने रॉकेट के साथ में करा दिया। अदरवाइज हालांकि रॉकेट में तो क्या हो रहा था, लगातार मास में चेंजेस आ रहे थे, यहाँ पर वो लगातार वाला चेंज नहीं था, बस इतना था कि कुछ मास निकाला और पहले रॉकेट जो नीचे जा रहा था, वो रॉकेट बोल रहा हूँ बैलून, पहले नीचे जा रहा था, अब उस बैलून ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर लिखिएगा। एक m मास का बैलून है विच इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। एक बैलून है बच्चों जिसका मास m है विच इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। इससे मैं कितना मास निकाल लूं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में ही डबल हो जाए। हाउ मच मास हैज टू बी टेकन ऑफ, how much mass has to be removed so that its acceleration becomes 2a in the upward direction, assuming the upthrust force in both the cases to be same। दोनों केसेस में बच्चों upthrust force को आप सेम लेके चलिए। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि अब तो खटाखट आपसे हो जाना चाहिए, पिछला भी आसान था, ये भी आसान है। वीडियो को पॉज करके करा करें बच्चों, बस इतना सा ध्यान रखा करें कि आप देखें नहीं, चीटिंग नहीं करने का है, आपकी स्वयं की ईमानदारी रखिए बच्चों, आप स्वयं की ईमानदारी रखिए, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो ज़रूर मिल जाएगा। मैं प्रॉब्लम्स का लेवल वैसा लेके चलूँगा। हम लोग पहले FBD बनाए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर पहले ये अपथ्रस्ट फोर्स ऐसा, ये mg ऐसा, यहाँ पर बच्चों ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे का फोर्स कम होगा, बराबर m इंटू ए होगा। यहाँ से बच्चों कैपिटल F की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बच्चों mg प्लस ma। अब लेटर केस में क्या हुआ बच्चों, लेटर केस में मैंने मान लिया कि इसका मास m बचा। हाउ मच मास इज रिमेनिंग, लेट अस सपोज दैट इट टू बी इक्वल्स टू m। अब बच्चों ये mg हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स में कोई चेंज बोल नहीं रहे हैं, वो वैसा का वैसा अभी भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अब नेट फोर्स कितना हो गया, कैपिटल F माइनस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, अब मास है इतना, और एक्सेलरेशन जो पहले a था बच्चों वो अब 2a हो गया। पहले जितना एक्सेलरेशन था बच्चों वो 2a हो गया। तो ये आपके पास में f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, f की वैल्यू आएगी mg प्लस 2ma, ये आएगी। और f की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखिए बच्चों, दैट यू कैन सी इज इक्वल्स टू mg प्लस ma बराबर स्मॉल m कॉमन निकालेंगे बच्चों, देन यू वुड फाइंड इट इज g प्लस 2a। सो दिस वुड बी गिविंग यू स्मॉल m दैट इज द मास ऑफ द बैलून रिमेनिंग। मास ऑफ बैलून रिमेनिंग बच्चों कितना आ गया, कैपिटल M कैपिटल G प्लस a अपॉन स्मॉल m, सॉरी एक सेकंड, स्मॉल m तो आएगा नहीं, g प्लस 2a। सो ये वो मास आ गया बच्चों जो रिमेनिंग है। और मास डिटैच निकालना है, तो डिटैच निकालने का तरीका मेरे को नहीं लगता कि अब आपको मुझे ज़्यादा जोर देके बोलने की जरूरत है। भाई पहले मास कैपिटल M था, बाद में स्मॉल m बचा, मतलब डिटैच कितना हो गया बच्चों, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। और ये लीजिए साहब कैपिटल M माइनस स्मॉल m की वैल्यू g प्लस a अपॉन g प्लस 2a। अब एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, वेरीफाई कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो आंसर यही आना चाहिए भैया, कैपिटल M इंटू जी कैपिटल M इंटू 2a एग्जैक्टली आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारे पास में
साहब वेरिएबल मास का ही या फिर अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर ही बेस्ड बच्चों क्वेश्चन था। एज सच रॉकेट प्रोपल्शन पे अगर क्वेश्चन बना करता है बच्चों तो जनरली मैं आपको बताऊं सामान्यतः वो क्वेश्चन अपथ्रस्ट फोर्स पे बना करता है।